अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अगले चैप्टर नंबर 18 पे, फोरकास्टिंग एंड मैनेजिंग कैश फ्लोज। तो अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैश किसी भी बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बड़ा कॉमन सा सवाल है, ऑफ कोर्स कैश के बगैर गुजारा कैसे होगा किसी बिजनेस का। लेकिन कैश जो है, जिसमें लिखा है कि मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट है किसी भी बिजनेस का। अब इसका मतलब यही है कि आपको जब भी कभी कुछ खरीदना है, तो एक्सपेंडिचर करना है, तो कैश है जो आपके पास रेडीली अवेलेबल है, और आप वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। और मोस्ट लिक्विड इसीलिए बोल रहे हैं इसको, वरना तो एसेट्स और भी होते हैं लेकिन वो शायद टाइम लें। जैसे इन्वेंट्री को ले लो, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है चीज़ों का और वो अभी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आप उनको भी बेच सकती हैं, लेकिन वो शायद थोड़ा टाइम लें। आप बेचने जाएं तो एक थोड़े टाइम पे बिकें। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं मोस्ट लिक्विड, के जल्दी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिक्विड का मतलब ये है। अच्छा, तो अब ये हर बिजनेस को चाहिए होता है, और उसकी वजह क्या है? बिजनेस को अपने डेली एक्सपेंसेस को पे करना होता है। यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके बिजली का बिल है, सप्लायर को रॉ मटेरियल के पैसे देने हैं, अगर वो नीचे वैसे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी तरह आपको वर्कर्स हैं तो उनको सैलरी वगैरह देनी है। तो ये आपके जो एक्सपेंसेस डेली के हैं, आपको इनके लिए कैश चाहिए होता है हर वक्त। मतलब कैश का मतलब है कि बिजनेस के पास हर वक्त कैश होना चाहिए है। कभी भी कोई ना कोई खर्चा करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। आप कोई दुकान भी चला रहे हैं तो आपकी दुकान के ड्रॉर में कुछ पैसे होने चाहिए, अचानक कुछ ना कुछ आपको मंगवाना पड़ जाता है। तो ये कैश के, वरना बिजनेस के जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है ना, वो दे विल बी पुट टू हॉल्ट। या आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पर आप नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ कम पड़ गई, रॉ मटेरियल, या कोई मशीन खराब हो गई है, तो आपको फिर वहां पे एक्सपेंसेस पे करने हैं, रिपेयर करना है आपको, तो किसी मशीनरी के पार्ट को रिप्लेस करना है, तो आपको कैश हर वक्त चाहिए ही है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर के अंदर भी आपको डेली खर्चों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उसी के अकाउंट में तो पड़े हुए हैं, लेकिन आपको घर में भी हर वक्त कैश चाहिए। कि आपको कभी भी कुछ भी, कोई दूध वाला आया है पैसे मांग रहा है, कोई काम वाली आई है, तो आपको पैसे देने को, इंटरनेट का बिल देना है, तो अब आप ये तो नहीं कि रोज रोज ही आप एटीएम पे जा रहे हो, रोज तो कोई नहीं जाता ना, ऑफ कोर्स। तो या बैंक जा रहे हो तो वो आप अपने पास रखते हो, तो बिजनेस को भी डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कैश चाहिए होता है। अच्छा, तो और अगर वो नहीं पे करेगा, तो अगर एक बिजनेस प्रॉफिट पे भी चल रहा है, तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। इमेजिन करो, सप्लायर को आप पैसे नहीं दे रहे, कह रहे हो जी फिर दे देंगे, थोड़ा और टाइम देते हैं, तो वो आपको रॉ मटेरियल देगा फिर, तो आपकी प्रोडक्शन कैसे होगी? वर्कर्स को आप कह रहे हैं 2 महीने की सैलरी वेज नहीं दी हुई, और कह रहे हैं जी तीसरे महीने भी नहीं देंगे, चौथे महीने देंगे, वो काम करेंगे? ठीक है, वो नहीं करेंगे ना। तो ऑफ कोर्स का मतलब है आपके फिर जो है वो ऑपरेशंस कैसे कंटिन्यू करेंगे, वो नहीं होंगे। तो कैश तो आपको चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं दो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चैप्टर का नाम भी है कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो कि इसका मतलब नजर आ रहा है कि कैश जो है ना, वो उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट किस तरह हो रही है? इन एंड आउट। और कैश फ्लो निकलता कैसे है? कि आप कितना कैश का इनफ्लो आ रहा है, उसमें से आउटफ्लो निकाल दोगे तो आपको पता चलेगा आपका कैश फ्लो क्या है, कितने पैसे आते हैं कितने जाते हैं। तो अब इनफ्लो जो है वो, इसका मतलब यही है कि बिजनेस में कितने पैसे आ रहे हैं, और वो किस तरह से आते हैं। अगर आप लोन ले रहे हो तो कैश इनफ्लो होगा, पैसे आ रहे हैं। अगर आप सेल्स कर रहे हो वो भी कैश पे, तो चीजें बेची हैं, कैश आया, वो भी इनफ्लो है। अच्छा, इसी तरह कैश आउटफ्लो भी है। जब आप कोई खर्चे करते हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो, वर्कर्स को पैसे दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, रॉ मटेरियल के पैसे दे रहे हो, तो पैसा जा रहा है, वो आउटफ्लो है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि अगर आपके ध्यान में ये दोनों चीजें नहीं है, तो आपको कैश को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। यू माइट रन आउट ऑफ कैश। वो कैसे? अलर्ट से आपका इनफ्लो जो है ना, वो 1 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ प्रॉफिट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ रेवेन्यू की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। रेवेन्यू मतलब एक चीजें बेच के जो आता है, मैं कैश की बात कर रहा हूँ। जो मैंने अभी कहा कि आपके पास हर वक्त एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैश रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर आपका इनफ्लो जो है ना वो हो रहा है, फर्ज किया 50,000 रुपया महीने का, और आपका आउटफ्लो 60,000 का है, तो क्या होगा? इवेंचुअली आपके पास कैश खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप, वही बात है ना, कि हर महीने 50,000 निकलता जा रहा है और 50,000 आ रहा है और 60,000 जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास, बिजनेस के पास रेडी कैश अवेलेबल नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आप एक टब में पानी, टैप वाटर चलाएं, और जहां से ड्रेन होता है पानी, आप उस ड्रेनेज को बढ़ा दें और टैप वाटर थोड़ा खोलें, और टब में एक लेवल है पानी का भी, ठीक है, लेवल ऑफ वाटर है। लेकिन आपने ड्रेनेज ज्यादा हुई है, और टैप वाटर आपने, टैप से पानी कम आ रहा है, तो क्या होगा? वाटर का लेवल नीचे आना शुरू कर देगा, और एक मौका आएगा कि पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको ड्रेनेज जो हो रही है, वो शायद जरूरी है, वो होनी है। आप टैप वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, आप जरा ज्यादा खोल लेंगे टूटी को, ये नल को,
ताकि पानी ज्यादा आए, ताकि इनफ्लो बढ़े, और आपका वो जो लेवल है वो आप या तो ज्यादा हो जाए या उसको मेंटेन कर सकें एटलीस्ट। हाँ, अगर आप जो पानी ड्रेन हो रहा है और जो पानी ऐड हो रहा है टब के अंदर, अगर वो बराबर है दोनों की क्वांटिटी, तो फिर आपका लेवल सेम रहेगा। तो यही मकसद होता है बिजनेस का भी, कि कैश इनफ्लो को और आउटफ्लो को कंसिडर करे, कि कितना इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, और ताकि वो कैश को मैनेज कर सके। यानी कि अगर इनफ्लो कम है, तो फिर गवर्नमेंट बिजनेस हैज टू फाइंड आउट वेज टू इंक्रीज कैश इनफ्लो, कि इनफ्लो को कैसे बढ़ाया जाए ताकि आपका जो कैश का लेवल है वो एक जगह पे मेंटेन हो सके। अच्छा। अच्छा, अब आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, वो है डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अक्सर जो है वो ये समझ नहीं भी आता लोगों को, कि शायद ये एक ही बात है। अब उसमें फर्क क्या है, कि मैं अगर आपको बताऊं कि कैश तो वो चीज है जो आपके पास अवेलेबल है। कैश आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कहा भी, कि जैसे कि साहब, कि मोस्ट लिक्विड फॉर्म होती है आपकी कैश, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है, इट माइट नॉट बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये बात आपने याद रखनी है। मतलब ये, कि अगर फर्ज किया कि एक बिजनेस है, और उसको ना, फर्ज किया कि प्रॉफिट हुआ है $10,000 का। कितना हुआ है जी? $10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि बिजनेस के पास, और कि ये प्रॉफिट तो हुआ है, तो कैश भी इतना ही होगा? कैश और प्रॉफिट दोनों बराबर होंगे? नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने वो जो प्रॉफिट कमाया है $10,000, वो अभी आपने क्रेडिट सेल्स की। क्या किया जी? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है कि आपने चीजें तो बेची हैं, लेकिन आपको कैश नहीं आया। तो इसका मतलब है प्रॉफिट तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे कि प्रॉफिट तो हो गया है, लेकिन वो अभी कैश की शक्ल में रिसीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कैश और प्रॉफिट में फर्क हुआ। जब तक वो प्रॉफिट कैश की शक्ल में आएगा नहीं, वो कैश नहीं है, आप कैश को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कैश में और प्रॉफिट में फर्क है। तो इसका ये बताना क्यों चाह रहा हूं, इसलिए कि आप ये कह सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माइट रन आउट ऑफ कैश। ये बात आपने याद रखनी है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के पास कैश खत्म हो गया अपने डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। और वो क्यों? वही, कि भाई वो प्रॉफिट तो हुआ था, वो क्रेडिट पे बेचा था उसने। क्रेडिट पे बेचा हुआ है। हाँ, तो वो कस्टमर ने 2 महीने बाद पैसे देने, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जब आपने कैश वो देखना है कि बिजनेस की रनिंग में तो इशू नहीं आ रहा। अगर प्रॉफिट की बात करें, ये पेज नंबर है जी, हाँ जी, 160। अगर बिजनेस के ऑपरेशंस की बात करें, तो बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत होती है? कैश की। क्योंकि आपको डेली जो एक्सपेंसेस करने हैं उसके लिए आपके पास कैश अवेलेबल होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन अगर बिजनेस को सक्सेसफुल आपने देखना है कि है कि नहीं, तो उसके लिए आप प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए कैश चाहिए। तो इसका मतलब है, अगर आप प्रॉफिट ही देखते रहेंगे, तो शायद ये पॉसिबिलिटी हो कि आपका बिजनेस ही बंद हो जाए। बिजनेस प्रॉफिट के बगैर चल सकता है, ये बात याद रखनी है। कैश के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकता, अगर आपको कोई एक्सपेंसेस मीट करने हैं तो। आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन करनी है, कैश नहीं है, तो रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, तो प्रोडक्शन कहाँ से होनी है? आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपने किसी को आइसक्रीम शेक बना के देना है, लेकिन आपके पास वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, तो कहाँ से बना के दोगे? कैश चाहिए आप। अच्छा, तो आपने ये इसका मतलब है कि हमने अगर ये देखना है कि बिजनेस कंटिन्यू, अगर बिजनेस के ऑपरेशन को कंटिन्यू करना है, तो हमारे लिए प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश है। लेकिन अगर हमने ये देखना है कि बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा, कैसे होगा, तो फिर हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस की चीज क्या होगी? प्रॉफिट। क्योंकि इवेंचुअली आपको प्रॉफिट ही चाहिए। लेकिन एक बात, प्रॉफिट ना हो रहा हो बिजनेस सर्वाइव कर सकता है फॉर फॉर सम डेज या फॉर सम वीक्स एज वेल। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो लॉस में तो होता है, जब तक ब्रेक इवन नहीं आया होता। एक बिजनेस ने सेटअप लगाया, अपनी कॉस्ट खर्च की है, फैक्ट्री लगाई, मजदूर हायर किए, मशीनरी इंस्टॉल की, तो खर्चा ही हो रहा है, प्रॉफिट तो कोई नहीं हो रहा। तो क्या बिजनेस सर्वाइव नहीं कर रहा? कर ही रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास कैश अवेलेबल है, उसने पहले से अरेंज करके रखा हुआ। तो इसका मतलब है, प्रॉफिट के बगैर तो गुजारा हो सकता है आपका कुछ अरसे, कैश के बगैर नहीं हो सकता। तो अगर सवाल आपको आए, तो आपने बताना है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कैश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से, सर्वाइवल का इशू आपका। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा और आप कैश पे ही चली जा रहे हैं, तो वो कहाँ से कैश आ रहा है? इमेजिन करो, बिजनेस प्रॉफिट पे तो नहीं चल रहा, लेकिन कैश उसके पास होता है एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। इसका मतलब वो लोन ले रहा है। प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, तो लोन ही ले रहा है वो तो लोन ले रहा है, तो इसका मतलब एक मौका आएगा कि आपको लोन भी मिलना बंद हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट चाहिए, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए कैश चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, लेकिन आप प्रॉफिट के पीछे ही ना
देखना शुरू कर दें, उससे आपके जो शॉर्ट टर्म के ऑपरेशन हैं वो फिर हैम्पर हो जाएंगे और आपका बिजनेस जो है ना वो बंद हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं मजीद कर सकेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर जो आपको आपको जानना आपको जरूरी है। अच्छा, फिर आए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या चीज है? नाम से नजर आ रहा है, ऐसा कैपिटल जो वर्क करता है, जो पड़ा नहीं रहता आपका। और वो किस लिए होता है? मैंने लिखा भी है, मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, यही लिखा है ना मैंने। तो ये बिल्कुल वही, यानी कि वो जो कैश आपके पास रेडीली अवेलेबल होता है, वो वर्किंग कैपिटल ही है। और उसका मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मतलब एक साल के अंदर आपके पास लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो बिजनेस ओ करता है, OWE, कि बिजनेस ओ करता है टू टू समवन। आपने कोई चीजें खरीदी हुई हैं और आपने उसके पैसे अभी नहीं दिए हुए, तो आप ओ करते हो अपने सप्लायर को, क्या आपने उसे पैसे देने, ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, और आपको ऑफकोर्स 3 3 महीने में 4 महीने में वापस तो करने ही करने, सारा साल तो नहीं पड़े रहेंगे आपके। अच्छा, इसी तरह आपके करंट एसेट भी मौजूद हैं। करंट एसेट क्या है आपके? जैसे कि आपका, आपके पास जो वो चीजें जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट होती हैं, उसमें कैश भी आ जाता है। उसमें आपके पास इन्वेंट्री आ जाती है कि आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसको बेच दो, बेच के कैश आ जाएगा आपके पास, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपके पास एक और भी वर्ड इस्तेमाल होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स लिख रहा हूँ पेपर में, वैसे अकाउंटिंग की बात A1 के अंदर नहीं करते, यानी कि अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो उन्होंने AS में से हटा दिया है, पहले होता था तो अब नहीं है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अच्छा, ट्रेड ई होता है, सॉरी, है ना, मैंने EI लिख दिया है। अच्छा, IE, रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स वो क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स कि आपने किसी को चीजें बेची हुई हैं और उनसे पैसे नहीं लिए हुए, तो वो भी आपको और 2 3 महीने में मिल ही जाएंगे वापस। ठीक है। तो आप अगर ये देखें कि करंट एसेट्स असल में क्या है, आपका कैश ही है ना, जो जल्दी से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। कैश तो होता ही कैश की शक्ल में है, इन्वेंट्री फॉरेन बेच के कैश में कन्वर्ट कर लें। और आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जिनको आपने चीजें क्रेडिट पे दी हुई हैं, उनको आप कोई डिस्काउंट वगैरह देकर कि जनाब अगर आप जल्दी पे कर देंगे तो आपको हम 2% 3% 4% डिस्काउंट दे देंगे, तो वो भी आपको जल्दी कैश की पेमेंट कर सकते हैं। नहीं, कट नहीं होता, लेकिन ये है कि डिस्काउंट आपके प्रॉफिट को कम जरूर करता है। अच्छा, क्योंकि आपको अब जो रेवेन्यू आएगा कस्टमर की तरफ से वो कम आएगा। अच्छा, तो अब ये करंट एसेट्स हैं। तो अब बिजनेस ने जो लाइबिलिटीज है वो पे करनी है। अगर वो बिजनेस लाइबिलिटी पे नहीं कर रहा, वही बात हो गई कि आपने सप्लायर को रॉ मटेरियल नहीं पे कर रहे। क्यों? रॉ मटेरियल के पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि आपके पैसे हैं नहीं, आपके पास कैश नहीं पड़ा हुआ, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, या आपके पास, तो फिर आपका बिजनेस जो है वो फर्दर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, अगर पेपर में सवाल आ जाए डिफाइन वर्किंग कैपिटल, तो एक आपको टिप दे रहा हूं कि अगर जिन टर्म्स का फॉर्मूला होता है, जिन टर्म का फॉर्मूला है, अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी आती और आप फॉर्मूला लिख देते हैं, तो विल गेट 2 आउट ऑफ 2। क्योंकि छोटे जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिफाइन वर्किंग कैपिटल, कमांड वर्ड डिफाइन है, तो ऑब्वियसली इसमें 2 मार्क्स है नॉलेज के, लेवल 1। तो आपने अगर फॉर्मूला लिख दिया करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो 2 टर्म्स आ रही हैं, करंट एसेट भी आ रहा है, करंट लाइबिलिटी भी आ रहा है, यू गेट 2 मार्क्स। आपको स्टेटमेंट फॉर्म में डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आसान हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्किंग कैपिटल, तो बात आप जो है वो वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अगर किसी बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल कम है, तो बैंक भी लोन नहीं देता आपको, कहेगा जी आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, तो हमारा इंटरेस्ट, हमारा जो लोन है वापस कैसे करेंगे, या जो लोन पे इंटरेस्ट है, जो इंस्टॉलमेंट है आपको पे करनी है, वो कैसे वापस करेंगे। तो बैंक भी हेजिटेट करता है। तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ बिजनेस के ऑपरेशन को रन करने के लिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए तो उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल आपका होना जरूरी है, ताकि जो बैंक्स हैं वो आप पे रिलाय कर सकें कि जी आप वापस भी कर देंगे इनको, और आपको आसानी से लोन मिल जाए। अच्छा, फिर अब आगे जो प्रॉब्लम आती है, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, या कैश फ्लो प्रॉब्लम भी इसको बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम या कैश फ्लो प्रॉब्लम। अब इन दोनों में क्या फर्क है? वो दोनों में कह रहा हूँ, ये क्या होती है? ये वही है कि जब आपका जो कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो वो कम हो जाए आउटफ्लो से। इनफ्लो जो है ना इज लेस देन कैश आउटफ्लो है, यानी कि ज्यादा पैसा जा रहा है और कम पैसा बिजनेस में आ रहा है इन ए सर्टन टाइम पीरियड, जैसे 1 महीना। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, 1 महीने के अंदर पैसा ज्यादा जा रहा है, आ कम रहा है, तो ऑफकोर्स आपका जो कैश का लेवल है कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर यही रखोगे तो कई महीनों बाद आपका कैश जीरो हो जाएगा,
और फिर आप अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाएंगे, और आपको जो प्रॉब्लम आएगी, हम कहेंगे बिजनेस जो है ना वो अपने अपनी इंसॉल्वेंट हो गया, या बिजनेस की लिक्विडेशन हो गई, यानी कि बिजनेस अब बंद हो रहा है, अपने ऑपरेशन को रन नहीं कर सकता। तो हम इसे बोलेंगे ये किस वजह से हुआ, कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस जो है वो अपने सप्लायर्स को पे नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये लिक्विडेशन का जो टर्म मैंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर, इंसॉल्वेंट तो समझ आ रहा है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, बिजनेस अपने एक्सपेंसेस पे नहीं कर सकता, जो भी उसने पे करने हैं, या लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता। लिक्विडेशन ये है कि अब उसको वाइंड अप करेंगे बिजनेस को, और जो जो जिस जिसको पैसे देने हैं वो उसको वापस करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स को देंगे जिनके उधार चुकाना है आपने, बैंक को देंगे, और एंड पे अगर पैसे बचेंगे तो ओनर्स को भी दे देंगे, और ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, तो उनको भी वापस करेंगे। इस प्रोसेस को कि बिजनेस अपने एसेट्स को डिसॉल्व करके कैश में कन्वर्ट कर रहा है, और जो जो पैसे जिन जिन के बनते हैं वो दे रहा है, ऑब्वियसली सबको तो दे नहीं सकता, तभी बंद हो रहा है। तो जिन जिन को दिए जा सकते हैं उनको दे देगा। प्रायोरिटी किस पे रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी उन पे जिन्होंने आपको चीजें दी हैं, या जिन्होंने आपको पैसा दिया है, बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया। तो शेयर होल्डर जो है ना उनको एंड पे अगर पैसा बचेगा तो उनके पैसे उनको वापस मिलेंगे, अगर पैसे नहीं बचेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, या जितने बचेंगे उतने मिलेंगे आपको। अच्छा, कॉजेज क्या है कैश फ्लो प्रॉब्लम की, कॉज तो हमने देख लिया कि या तो इनफ्लो बहुत कम है एक महीने के अंदर, या आउटफ्लो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब उसकी वजूहत क्या है, पहला है, लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है कि इसकी वजूहत क्या है, कि या तो लोअर कैश इनफ्लो है, या हायर कैश आउटफ्लो है, या दोनों है। तो पहला जो पॉइंट लिखा है मैंने, परचेजेज आर ऑन कैश बट सेल्स आर ऑन क्रेडिट, इससे क्या हो रहा है, आप परचेजेज कैश पे कर रहे हैं तो आपका कैश आउटफ्लो तो हो रहा है, कैश आउटफ्लो चल रहा है आपका, और जब आप सेल कर रहे हैं तो वो क्रेडिट पे कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका कैश इनफ्लो नहीं आ रहा, कैश इनफ्लो इज एब्सेंट, वो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है आपको कैश फ्लो बढ़वाने वाली है, आपका कैश नहीं बचेगा एंड पे। फिर पुअर क्रेडिट कंट्रोल, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितना कैश है, कितना आ रहा है जा रहा है, और आप नहीं दिख रहे। कैश की बात कर रहे हैं तो फिजिकल मनी और जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, वो भी, हम उसकी वो दोनों की बिल्कुल है बात क्योंकि, करें कैश में जी, हाँ। वो कैश आप कभी भी निकाल सकते हैं बैंक से। तो आजकल तो आप अपने जो जिसे प्लास्टिक मनी बोलते हैं, डेबिट कार्ड, उसको इस्तेमाल करके पे भी कर सकते हैं, आप ना कैश निकालें। अच्छा, तो अब वहां पर ये आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके कस्टमर, क्योंकि जब आप कस्टमर को चीजें बेचते हैं तो पता होना चाहिए इस कस्टमर ने पैसे दे दिए, इसने नहीं दिए। अगर आप ये रिकॉर्ड नहीं रख रहे तो हम इसे बोलते हैं पुअर क्रेडिट कंट्रोल। किसी कस्टमर ने पैसे दिए नहीं, 6 महीने गुजर गए, आपको पता ही नहीं, तो आपके पास वो इनफ्लो नहीं आ रहा, और एवेंचुअली आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम आज आने वाली है। इसी तरह कैश फ्लो प्लानिंग, आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे। प्लानिंग कैसे होती है, आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ सेल्स फोरकास्ट। आपको पता होना चाहिए कि आगे जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा होने वाली है, कम होने वाली है, सेल्स ज्यादा होगी कम होगी। आपने धड़ाधड़ प्रोडक्शन कर दी, और बाद में पता चला यार आगे तो सीजन चला गया, या आगे तो डिमांड ही नहीं है, तो खर्चा कर दिया, आउटफ्लो हो गया, इनफ्लो आना नहीं है अब, जब तक अगला सीजन नहीं आएगा आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम आने वाला है। तो फोकस करनी है आपने कि आगे ट्रेंड क्या है, सेल्स बढ़नी है कम होनी है। अच्छा, इसी वजह से जब आपका सीजन जाता है तो एंड ऑफ सीजन सेल क्यों लगती है, उन्हें पता है ये तो बिक्री नहीं है अब, खर्चा हम कर बैठे हैं, तो बेहतर है वो एंड ऑफ सीजन सेल लगाओ ताकि कुछ पैसे तो आए, हमारा ये कैश फ्लो का मसला तो ना है। ताकि अच्छा, पुराना स्टॉक निकल जाए। जी, पुराना स्टॉक निकल जाए और उससे पैसे आ जाएं, वरना वो तो अगले सीजन तक आना ही नहीं है, बल्कि अगले सीजन में भी शायद ना बिके, वो पुराना हो जाएगा। अच्छा, फिर टू मच स्टॉक, आपने बहुत ज्यादा स्टॉक बाय कर लिया और वो पड़ा हुआ है कहाँ पर, आपके वेयर हाउस में, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उतनी डिमांड नहीं है। तो आपने जब भी कोई स्टॉक बाय करना होता है तो देखना पड़ेगा भाई ये आपके एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इस्तेमाल हो जाए, नहीं हो रहा तो आपका, तो इसका आपका आउटफ्लो ज्यादा हुआ हुआ है, और आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाएगा। पेपर में जब आपने इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं या 3 लिखने हैं, दो ही नॉर्मली लिखते होते हैं, तो आपने बताना है कि एंड रिजल्ट में आउटफ्लो ज्यादा हुआ है या एंड रिजल्ट में इनफ्लो कम हुआ है, जिसकी वजह से कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है कि प्रॉब्लम आती है कैश इनफ्लो कम होने से या कैश आउटफ्लो ज्यादा होने से। इसी तरह अननेसेसरी एक्सपेंसेस, वो क्या है, आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ले ली है, एक बहुत बड़ी दुकान ले ली है, और आपका सामान थोड़ा सा है, कस्टमर थोड़े से आते हैं, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग लेके रेंट दे रहे हैं, आपको क्या फायदा है। आप गैर जरूरी तौर पर एसी लगाए हुए हैं और चला रहे हैं, तो बंद करो ना उसे फिर। आपने वर्कर रखे हुए हैं वो काम भी नहीं कर रहे क्योंकि उनका यूज नहीं है, तो उनको निकालो ना फिर। तो आपको, ये गैर जरूरी खर्चे हैं जिनका कोई पर्पज नहीं है, तो उनको आप बंद कर दें, ताकि आपका, अगर नहीं करेंगे तो आपका आउटफ्लो होता जा रहा है। और वो खर्चे कर, असल चीज क्या होती है बिजनेस की, बिजनेस की जब खर्चा करे तो रिटर्न में बाद में क्या है, रेवेन्यू, यही मकसद है आपका। तो अगर आप खर्चा का हो रहा है लेकिन रेवेन्यू आ नहीं रहा तो आपको प्रॉब्लम है, आपका कैश फ्लो का मसला आने ही वाला है, जो मर्जी कर लें आप। अच्छा, आगे अगर चले हम, तो आगे आता है अलाउ कस्टमर्स टू लॉन्ग क्रेडिट।
ये भी समझ आती है। कस्टमर्स को क्रेडिट दिया हुआ है आपने बड़ा लंबा चौड़ा, और जनाब आप तो अपने कस्टमर हैं, 6 महीने का दे दिया। अब भाई 6 महीने का दे दिया तो आपको तो आउटफ्लो हो गया हुआ, इनफ्लो आ नहीं रहा, तो आप 6 महीने गुजारेंगे कैसे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे आगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, आप क्रेडिट जरूर दें, कोई फेवर दें, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं। कस्टमर बनाने के लिए आपने 2 की जगह 2.5 3 महीने का क्रेडिट दे दिया, लेकिन बहुत लंबा अगर देंगे तो आपको कैश आउटफ्लो आपका ज्यादा हो जाएगा इनफ्लो से। एक्सपैंडिंग टू क्विकली, हमने पढ़ा था कि अगर आप बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब एक ब्रांच खोली, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 500 कस्टमर को डील कर सकता है। अभी कस्टमर 100 है, आपने दूसरी ब्रांच खोल ली, और वही पहले आप 500 कस्टमर उसकी कैपेसिटी तक तो पहुंचने दें, ताकि आपको इतना रेवेन्यू आ जाए कि आपके पास सफिशिएंट कैश हो और आप दूसरी ब्रांच पे खर्च कर सकें। तो आपको अभी 100 कस्टमर आपके पास आए हैं, आपने दूसरी ब्रांच खोल ली है, तो उसमें फिर खर्चा करना पड़ गया, तो आपका ऑफकोर्स आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा इनफ्लो से। तो आपको अपनी एक्सपेंशन को भी मैनेज करना है, बहुत तेजी से एक्सपैंड नहीं करना, वरना इशू आएगा। अच्छा, और अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है और आप एक्सपेंड करते जा रहे हैं, तो इसको ये टर्म मैंने बोल्ड किया हुआ क्या, ओवर ट्रेडिंग। आप गैर जरूरी तौर पर ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, भाई पहले उतनी चीजें बिक तो जाएं, तो फिर आप आगे जाएं। तो ओवर ट्रेडिंग से कैश फ्लो प्रॉब्लम आता है। फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ये हो जाता है अचानक, फैक्ट्री में आग लग गई, तो अब आपको नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, खर्चा है आपका। कोई मशीनरी क्या अचानक खराब हो गई, अगर खर्चा करना पड़ेगा आपको, है प्रॉब्लम ये। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कनेक्टर आपको नजर आ रहा है, तो ये अचानक बीच में खराब हो गया, तो मुझे उसी दिन भागा भागा फ्री सेंटर जाना पड़ गया। ये कितने का, 8,000 का कनेक्टर जो मैंने लगाया हुआ लैपटॉप के साथ। तो क्यों, क्योंकि भाई मुझे पता है कि, और कैश होना चाहिए था, नहीं होता तो कनेक्टर नहीं आना था, और कनेक्टर नहीं आना तो मैं क्लास भी नहीं ले पाता, और क्लास से क्या आता है, रेवेन्यू। तो ये आपको ये भी देखना है कि आपको जो अखराजात पे करने हैं, जैसे इंटरनेट का बिल ही है फर्ज किया, तो वो आपको पे करने हैं, बिजली का बिल है वो भी देना है। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है ना वो हो सकते हैं, उसके लिए आपको हर वक्त कैश चाहिए। अगर आपने नहीं रखा हुआ तो आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी कि आपके पास हर वक्त कैश होना चाहिए फॉर अनफॉरसीन हैपनिंग्स, उनके लिए भी होना चाहिए। कोई डिलीवरी हो गई है, आपका कोई लॉरी खराब हो गई है, उसकी कोई रिपेयर वर्क आ गया है, तो आपको कैश होना चाहिए। अच्छा, आपके पास। अच्छा, आगे कहना प्रॉफिटेबल बिजनेस हैव कैश फ्लो प्रॉब्लम, ये मैंने पहले कवर कर दी है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस को, जी हाँ, कैश फ्लो प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कैश और प्रॉफिट में फर्क है। एक बिजनेस प्रॉफिट में तो है, लेकिन उसको अभी तक कैश नहीं मिला, क्योंकि वो क्रेडिट पे चीजें बेची हुई हैं, तो उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर आ गया आगे कैश फ्लो प्रॉब्लम को भाई सॉल्व कैसे करते हैं। तो वो हम पहले अगर देख लें, तो अ, और मैंने लिमिटेशन भी लिखी हुई है कि इसमें इशू क्या आ सकता है, कैश फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उस सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, क्योंकि पेपर में सवाल आया हुआ है, तो मैंने ऐड किया हुआ है साथ ये, इसी वजह से आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। पहला तरीका है, परचेजेस भाईजान क्रेडिट पे कर लें। जब आप परचेज क्रेडिट पे करेंगे तो आउटफ्लो नहीं होगा। आपका प्रॉब्लम क्या है, आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो अब आउटफ्लो को रोक लो, ना होने दो, तो आउटफ्लो खुद ही इनफ्लो बढ़ के बराबर आ जाएगा। अगर आउटफ्लो बढ़ता जा रहा है तो इनफ्लो मैच नहीं कर पा रहा, आपने आउटफ्लो को रोक लिया वहीं पर, और इनफ्लो को जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मैच करेगा, आपकी कैश फ्लो प्रॉब्लम कम हो जाएगी या नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, भाई वो आपको जब क्रेडिट में देगा तो डिस्काउंट नहीं देगा। सप्लायर आपको डिस्काउंट सिर्फ तब देता है जब आप कैश पे चीजें लेते हो। तो डिस्काउंट से क्या होता है, डिस्काउंट से आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, तो कॉस्ट तो कम नहीं होगी आपकी, ऑफ कोर्स। ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज, आपकी कैश, आप कैश सेल्स करो, कस्टमर को क्रेडिट पे चीजें ना बेचो, क्या होगा, इनफ्लो बढ़ेगा। आपका आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो आपने जब सेल्स कैश पे करना शुरू कर दी, तो आपकी इनफ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इनफ्लो बढ़कर आउटफ्लो के बराबर आ जाएगी, आपका कैश फ्लो प्रॉब्लम दूर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ कस्टमर जो मौके पे कैश नहीं दे सकते, लेकिन आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, आपसे ही लेना चाहते हैं, वो नहीं ले पाएंगे, और आपकी जो सेल्स बढ़नी है वो नहीं बढ़ पाएगी, और अगर आपका एक्सपेंशन का प्लान है वो भी नहीं हो पाएगा। फिर आपके पास आ गया जी, रिड्यूस स्टॉक और कीप स्टॉक एज मिनिमम एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, कितना मिनिमम, मिनिमम यही जितना आपको चाहिए है, जितना आपको पता है कि आपको इमीडिएटली इस्तेमाल हो जाएगा आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, और फिर बिक जाएगा, आप उतना रखें, या थोड़ा सा आपने बैकअप के लिए रख लिया, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे आप। सर जैसे आप कोई बंदा देखते हैं कि उसके बिजनेस में कोई 500 जो पीसेस हैं वो सोल्ड हो रहे हैं एक मंथ में, हम्म। तो वो क्या करेगा कि 550 पीसेस जो है वो अपने पास रख लेगा, वो 1000 तक उसके लिए बढ़ाएगा कि हम्म। उसको पता है कि अच्छा इतने बीच में कि अगर 50 नगरों को थोड़ा सा इजाफा भी होता है तो 50 तो हमारे पास है। 50 लेकिन अगर आप 50 पीसीस का रॉ मटेरियल रखा, 50 का ही रख लेते हो आप, फर्ज किया 500 बोला आपने, 500 का 500, हाँ 500 चीजें बिकती हैं, और 500 का आपने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, फर्ज किया 500 का ही रख लिया, और अचानक से आपकी डिमांड बढ़ गई, ज्यादा हो गई,
तो आपके पास वो मटेरियल नहीं होगा। तो आपको फिर ये इसकी लिमिटेशन है कि आपने स्टॉक कम तो रखना है, लेकिन इतना भी कम ना हो कि बिल्कुल आपने इक्वल रखा हुआ है, जितनी डिमांड है उतना ही स्टॉक रखा हुआ है। डिमांड का पता नहीं होता, अचानक थोड़ी सी ज्यादा भी होती है। फिर यू हैव टू रिफ्यूज दोज कस्टमर्स, वो फिर कहीं और से बाय कर लेंगे, तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, फिर आ गया यूज JIT इन्वेंट्री कंट्रोल जस्ट इन टाइम। ये मैं आपको बता देता हूँ कि JIT क्या होता है। एक्चुअली JIT से बनता है जस्ट इन टाइम, ये बनता है। अच्छा जस्ट ए मिनट, मैं जरा इसको जरा काफी पढ़ेंगे मैं सिर्फ टॉपिक अच्छा देखते हैं, मेरा कल हो जाएगा, कोई नहीं। अच्छा, तो अब जस्ट इन टाइम, JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम। यानी कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, आपने याद रखना है। इसका मतलब है आप सिर्फ उतना ही सामान मंगवाते हैं जितना कि आपके कस्टमर ने ऑर्डर किया होता है, यानी कि पहले से भी नहीं रखा होता। कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपने कहा अच्छा जी आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हो सकता है, लेकिन रिटेल शॉप में ये मुश्किल काम है, क्योंकि रिटेल शॉप में तो कस्टमर बाय करने आ रहे हैं, वहां JIT नहीं चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चलता है, जैसे ऑनलाइन शॉप्स हैं। वहां भी होता है। उनमें वहां आपको बताते हैं कि 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। तो जैसे कस्टमर ऑनलाइन में तो बहुत कॉमन है ये, आपने स्टॉक नहीं रखा हुआ और आपने जब आपको सामान आया है, वो ऑर्डर आया है, तो आपने वो खरीद लिया है। ठीक है, तो ये काम किया जाता है बिल्कुल ऐसे ही। तो बल्कि ये भी किया जाता है आजकल। तो जो ट्रेंड है, अभी बात भी कर रहे थे कि आपने कुछ भी नहीं इन्वेंटरी रखी हुई, आपका बिजनेस कुछ है ही नहीं। आपने देखा, आपने एक चीज किसी वेबसाइट से पकड़ी है और वहां उसकी पिक्चर लगा दी है, आपका है कोई नहीं, और आपने पिक्चर लगा दी है, कस्टमर ने जब उसको ऑर्डर किया तो आपने आपने भी ऑर्डर कर दिया। यानी कि आपने जिस वेबसाइट से वो प्रोडक्ट उठाया है, मतलब अभी आपने खरीदा नहीं है, वो आपने कहा ये प्रोडक्ट अवेलेबल है इतने का, तो आपने जब उसने ऑर्डर किया, आपके पास जीरो इन्वेंट्री है, तो आपने उस वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर दिया। इसी तरह करता है। हम्म। प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं। जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वो डायरेक्ट ओनर के पास रिक्वेस्ट जाती है। हाँ, और वो डायरेक्ट उसको, और वो कहता है और जी वो उसको डायरेक्ट डिलीवर कर उसको दें। पार्सल जी, जाता है। वहां पर यही होता है कि वो जब आप ऑर्डर करते हैं, कि आपको कस्टमर ने ऑर्डर किया और आपने आगे ऑर्डर किया, तो आप ऑर्डर ये नहीं करते कि मुझे डिलीवर कर दे, आप ऑर्डर करते हैं उस कस्टमर के एड्रेस पे ऑर्डर कर दे। तो जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो आपका हो जाता है, ऑफ कोर्स। बेसिकली दिस इज द वे टू लाइक प्रमोट द स्टॉक, लाइक मार्केटिंग की अब स्ट्रेटजी इसमें बेसिकली। फायदा ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल जीरो है, करना ही कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे सिर्फ टाइम प्लस। हाँ टाइम देना है और चालाकियां लगानी है, आपने ये बस काम करना देखना है। है, ट्रेंड देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में इन है, ये उसकी पे बस लगा दो। ये और दूसरी बात ये कि आपने उस वेबसाइट से उठाना है प्रोडक्ट जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वरना कस्टमर कहेगा भैया आपसे क्यों नहीं, वही कौन प्रोडक्ट से तो लिमिट हो जाएगा वो हाँ हाँ, आपको। तो ऑफ कोर्स ये देखना है। उसके लिए फिर आपको बहुत टाइम चाहिए, सर्च करनी है, और आपको पता चल जाए हाँ जी ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर, और आपको वो बाद का चेंज भी करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि एक ही वेबसाइट्स हैं तो उन्हीं से आप वो एक काम करते जा रहे हैं। एनीवे, तो जस्ट इन टाइम जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ी, यानी कि कैश रखना ही नहीं पड़ रहा आपको इस केस में। तो कैश फ्लो प्रॉब्लम, जो कैश ही नहीं रखना पड़ रहा, तो आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम तो आई नहीं रही, क्योंकि आप तो एक्सपेंसेस है ही नहीं, जीरो है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट नहीं की हुई, ये तो हमने इसकी बात कर ली ना ऑनलाइन की। फैक्ट्री में आपने अगर एक्यूरेट नहीं की डिमांड फोरकास्ट, आपने कहा कस्टमर का ऑर्डर आया, ज्यादा ऑर्डर आ गया, और सप्लायर को आपने जब कहा तो उसने कहा भाई टाइम लगेगा, उसने तो बना के देनी है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। आप कस्टमर को फिर टाइम पर चीजें डिलीवर नहीं कर सकेंगे, कुछ को करेंगे कुछ को नहीं कर पाएंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम कस्टमर फिर किसी और से बाय कर लेगा। तो ये इसमें एक लिमिटेशन जरूर आ रही है। लेकिन JIT में आपका चूंकि जो रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो कैन बी रिड्यूस टू अ मिनिमम। जितनी सिर्फ उतनी होगी जितनी कि आपने जब प्रोडक्शन करनी तब चाहिए। आपकी स्टोरेज की कॉस्ट नहीं है, इन्वेंट्री की कॉस्ट कोई नहीं है, चीज पड़े पड़े खराब हो रही है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चीज तो आप रख ही नहीं रहे, आपने तो चीज मंगवाई उस वक्त जब जरूरत है और बना के भेज दी बस। अच्छा, फिर है जी सेल आइडल एसेट्स। आपके पास कोई ऐसे एसेट पड़े हुए हैं, कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, तो उसको भेज दो भाई। अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहे और आपको लगता है कि ये नियर फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होने वाले, तो उसको भेज दो, बाद में ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है, तो इससे आपका इनफ्लो बढ़ जाएगा, बेचोगे ना आप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सही फोकास नहीं किया हुआ और आपने वो चीज बेची और तो उसकी जरूरत पड़ गई, आपने एक मशीन बेची और पता चला जी ये तो डिमांड बढ़ गई है, तो आपको दोबारा खरीदनी पड़ जाएगी और वो आपको अब महंगी मिलने वाली है। तो ये आपको जरूर देखना है, इसकी लिमिटेशन है। फिर सेल एंड लीज बैक, ये बड़ा कॉमन तरीका है कि आपको, अच्छा ये तो हमने बात की है वो एसेट जो कि फारग पड़े हुए हैं, बेच दो। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ वो एसेट जो इन यूज है, आप उनको इस्तेमाल करें, उनको भी बेच सकते हैं। क्या उनको बेचें और लीज पे वापस उठा लें। पहले ने यानी लीज पे लिया था, वो आगे किसी और को सेल कर देता है जी। और वो आगे लीज पे हाँ, करता है। अब लीज का मतलब क्या होता है कि आप किसी एसेट को किराए पे ले रहे हैं, रेंट पे उठा लिया। अच्छा, अब आपने क्या किया, एक एसेट जो आपका था बेचा,
जैसे ही बेचा आपके पास ढेर सारा इन्फ्लो आ गया, आपका कैश फ्लो हल हो गया, लेकिन आपको वो एसेट भी चाहिए, आपने दोबारा उसको किस्तों पे उठा लिया, लीजिंग पे। अब क्या हुआ, अब आप पर मंथ किस्त दे रहे हैं, लेकिन वो आउटफ्लो बहुत थोड़ा हो रहा है, जो आपको इनफ्लो आया वो बहुत ज्यादा है। तो आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम आपको नहीं रहा। और आप जब तक वो इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें। अगर आपको वापस वो एसेट चाहिए तो सारी किस्तें दे दें, अगर आपको नहीं चाहिए तो 2 साल के बाद, आप 1 साल के बाद पेमेंट ना दें, वो एसेट आपसे ले लेंगे। इसको बोलते हैं रीपोजेशन, कि वो जिनका था उन्होंने वापस ले लिया, अब आपका तो नहीं है वो। तो अब तो इससे आपको इन्फ्लो आता है काफी ज्यादा। लेकिन अब इसमें जो प्रॉब्लम है कि अगर आपने, ये मैंने नहीं लिखा, वो ये कि अगर आपने वो एसेट वापस बाय बैक करना है, तो फिर आपको वो पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि लीजिंग पे आपको खाली ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं करनी होती, आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अगर आपकी इंटेंशन है कि आपको इसको पूरी लाइफ इस्तेमाल ही नहीं करना, मतलब किसकी लाइफ, उस मशीन की, उस प्रोडक्ट की जो आप इस्तेमाल करें, फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपने उसको, आपका प्लान है बाय बैक करने का, तो आपको प्रॉब्लम, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ओवरऑल, ठीक है। कैश फ्लो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा आपका। फिर आगे हमारे पास क्या आगे, कि आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मैंने पहले भी बात की हुई है कि वो, अच्छा, और ये कि आप जब लीजिंग पे उठाते हैं, तो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, और वो आपके प्रॉफिट को कम करेगा। ये मैंने बोल्ड किया भी हुआ है कि प्रॉफिट को कम कर देगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपके एक्सपेंसेस में ऐड होता है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसको आप कम कर दें, ताकि आउटफ्लो कम हो जाए। लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंस मानेंगे कैसे? मैं आपको कहूँ, इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, फर्ज किया मैं कहूँ दूसरे रूम को, यार ये बेच देते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि आप उसको अननेसेसरी कैसे बोल रहे हैं। आपको पहले अच्छी तरह से स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वाकई अननेसेसरी है भी, या इसकी कभी कभी जरूरत पड़ती है। अगर कभी कभी पड़ती है तो वो फिर आपका अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं है। तो ये आपको इसमें टाइम लगेगा, इसको डिक्लेयर करने में कि ये अननेसेसरी वाकई है, जैसे अदरवाइज। अगर किसी बड़ी शॉप है और वो कहते हैं कि मेरी शॉप का तो आधा हिस्सा यूज होता है, हम्म तो दूसरा हिस्सा उसने रेंट पे देना है। कभी भी नहीं होता, या कभी होता है, इसके लिए आपको देखना यार, मंथ में कम से कम 1 हफ्ता तो इस्तेमाल हो जाता है वो। हम्म। तो फिर वो आपका अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं है। वो कस्टमर आपके फिर भी बन रहे हैं, और क्या पता वो कस्टमर बढ़ भी जाए कभी। तो इसलिए आपको ये देखना है, अदरवाइज फिर आप यू विल बी इन डीप ट्रबल, कि वो आपकी डिमांड होगी और आपने अननेसेसरी एक्सपेंस करके वो बेच दिया, और बाद में फिर आप डिमांड को मीट करने के लिए आपके पास वो अवेलेबल नहीं है। हम्म। अच्छा, फिर आपके पास है जी ऑफर करें, कैश डिस्काउंट दे दें डेटर को। फायदा तो है, फौरी पैसे पैसे दे देगा, इनफ्लो आ जाएगा। नुकसान क्या है कि भाई रेवेन्यू कम हो गया, अब वो आपको पूरे पैसे नहीं देगा, ठीक है जी। और अगर रेवेन्यू कम हो गया तो फिर प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ऐसे ही है ना। प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू में से, आप अगर एक्सपेंस निकाल दें। तो भाई अगर रेवेन्यू कम आ रहा है क्योंकि आपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया है, तो प्रॉफिट भी कम हो गया ऑफ कोर्स। तो रेवेन्यू तो कम होगा आपका, ये एक प्रॉब्लम है आपको। अच्छा, फिर अवेल द सर्विसेज ऑफ डेट फैक्टर। अच्छा, डेट फैक्टर जो है, ये हमने पहले कवर कर लिया हुआ है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में। और वो क्या है, कि आपने किसी को लोन या उधार दिया हुआ है और आपको पैसे चाहिए हैं, तो उसको आप उससे पैसे वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि उसको आपने टाइम पीरियड दिया हुआ है, 2 महीने का, 1 महीने का। आपको इमीडिएटली पैसे चाहिए तो आप डेट फैक्टर को इस्तेमाल कर लें। डेट फैक्टर क्या होता है, एक स्पेशलाइज एजेंसी होती है, स्पेशलिस्ट, और वो आपको मौके पे पैसे दे देगी, और कहेगी आपका डेट मैं खुद ही कलेक्ट कर लूँ, लेकिन वो आपको पूरे पैसे नहीं देगी। हाँ, क्योंकि उनको यही फायदा है, उनका बिजनेस है। वो आपको 100% अमाउंट नहीं देंगे, वो आपको 95, 98%, 96% अमाउंट देंगे। अब तो आपको पैसे फौरी मिल जाएंगे, फायदा तो है, क्योंकि वो 1 महीने बाद जो पैसे मिलने थे आपको, आपकी क्रेडिट सेल के, वो नहीं मिल रहे, अभी मिल रहे हैं। लेकिन नुकसान ये हुआ कि पूरी अमाउंट नहीं आ रही आपको। तो ये इशू आ गया फिर। नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसमें जो उनका कमीशन है, यानी कि पूरी अमाउंट जो नहीं दे रहे, वही उनका प्रॉफिट है। किसका? जो डेट फैक्टर है, एक कंपनी है, उसका उसका प्रॉफिट यही है कि वो पैसे कम दे रहा है, लेकिन वो कलेक्ट जब करेगा तो पूरी अमाउंट कलेक्ट करेगा। यानी कि $10,000 थे, उसने आपको दिए $9,500, लेकिन वो कलेक्ट कितने करेगा? 10,000। तो $500 का जो आ रहा है वो उसका प्रॉफिट है। अच्छा, फिर अवॉइड कस्टमर हैबिचुअल लेट पेमेंट। वो कस्टमर जो कि हमेशा ही देते, सर जी थोड़ा सा और टाइम दे दें, सर जी मजबूरी है बड़ी, हमेशा ऐसे ही करते हैं, वही आपके लिए ट्रबल मेकर्स हैं, और वो आपके कैश फ्लो प्रॉब्लम लेके आते हैं। उनको चीजें, उनको आप क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है वो बाद में, यार हम बड़े पुराने कस्टमर थे, हमें इन्होंने चीजें देने से इनकार कर दिया, वो बैड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर सकते हैं, रेपुटेशन का इशू हो सकता है। लेकिन आपको फिर कड़वा घूंट पीना पड़ता है, जहां पर लगता है कि ये कस्टमर आपके लिए फायदेमंद नहीं हो रहे, तो आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर एक तरीका क्या है कि आप ओवरड्राफ्ट अरेंज कर लें। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? फौरी तौर पर आपको पैसे मिल रहे हैं, और उसमें होता क्या है,
आपके बैंक में जितने पैसे पड़े हुए हैं आप उससे ज्यादा विदड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो और चीज है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में तो आप लोन ही लेते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है ही नहीं। आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और आप जब भी क्रेडिट कार्ड को यूज करके शॉपिंग करेंगे तो इसका मतलब आपने बैंक से लोन लिया है, और आपको अगर 1 महीने के अंदर वापस नहीं करोगे तो आप पे इंटरेस्ट भी पड़ेगा। अगर आप 1 महीने के अंदर वापस कर दोगे तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट ये कि आपका अकाउंट है, आपके पास वहां फर्ज किया कि 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन आपको 2,50,000 रुपये चाहिए। 50,000 वो आपको वैसे ही दे देंगे, और आप पहले उनके पुराने कस्टमर है तो आपको वो, और इमीडिएटली लोन जल्दी नहीं मिलता, उसमें पहले वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। यहाँ ऐसा इशू नहीं होगा, और आपको इमीडिएटली, ये कैश फ्लो का जब मसला आता है तो कैश फौरी चाहिए होता है। कैश ज्यादा नहीं चाहिए होता, याद रखना है, लेकिन चाहिए फौरी होता है। अच्छा, तो आपको ओवरड्राफ्ट में वो 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आप अपनी कैश फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, इनफ्लो आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि आपको फौरी जो दे दिया। और बाद का शॉर्ट नोटिस पे डिमांड भी कर लेते हैं, जरा आप वापस करें। तो हो सकता है वो आपको एक्चुअली कैश फ्लो प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर ले और बाद में ले भी आए, क्योंकि आपको फौरी तौर पर पैसे देने पड़ गए किसी वजह से। आपने टाइम पे दिया था कि मैं जी आपको 20-25 दिन में वापस कर दूंगा, 15 दिन में उन्होंने वापस मांग लिया। पॉसिबल है ना, क्योंकि उन्होंने तो आपको फेवर दी हुई है। अच्छा, फिर इफेक्टिव कैश फ्लो प्लानिंग। अच्छा, वो इंटरेस्ट रेट भी हायर है तो एक्सपेंस ज्यादा हो गया। हायर क्यों है? क्योंकि आपको उन्होंने बगैर किसी वो प्रोसेस के पैसे दे दिए, मैंने आपको फेवर किया उन्होंने, तो इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं। कैश फ्लो प्लानिंग आपने नहीं की, वो क्या होती है कि आपने हर महीने की जनवरी में कितना कैश फ्लो, इनफ्लो कितना आ रहा है, आउटफ्लो कितना आ रहा है, फरवरी में कितना आ रहा है, मार्च में कितना आ रहा है। ठीक है, तो आपने अगर ये प्लानिंग की हुई है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा मार्च के महीने में कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रहा है, फोकस किया ना आपने, तो आप मार्च का महीना आने से पहले कैश फ्लो प्रॉब्लम को के लिए कैश अरेंज करके रख लेंगे ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे तो जारी, तो फिर तो आएगा वो। तो उसके लिए लेकिन आपको एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट जरूरी है। एक्यूरेट कैसे होता है? मार्केट की डिमांड को देखकर कि भाई आगे मार्केट में चीजें ज्यादा बिक रही हैं, कम बिक रही हैं, आगे प्राइसेस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, उसके हिसाब से आप देखेंगे ना कितना कैश चाहिए और कितना आपका जो है ना वो लगेगा, और कितना आपको इनफ्लो की शक्ल में आएगा भी। आगे कैश फ्लो साइकिल है, इसको फिर हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं और खत्म करते हैं।